नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कोल माइन रेगुलेशन 2017 के बारे में। तो जी हाँ, हम एक एक करके सारा रेगुलेशन को डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में जहाँ तक पॉसिबल हो सके वहाँ तक वीडियो डिस्कस करेंगे। इसके बाद का वीडियो में नेक्स्ट उसके उसके आगे से इसके आगे से रेगुलेशन को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पे बने रहिएगा। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आप माइनिंग के स्टूडेंट हैं तो मेरा राय से इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और बेल आइकन में क्लिक कर देना चाहिए, ताकि इसका जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ माइनिंग से रिलेटेड तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो वीडियो में लेट न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं कोल माइन रेगुलेशन 2017 के बाद 17 को। तो ये रेगुलेशन का आज हम पहला चैप्टर को डिस्कस करेंगे और एक एक करके इसका सारा टॉपिक को समझेंगे। देखिए, कोल माइन रेगुलेशन 2017 तो मेन नियम कानून के बारे में ही बताया गया है कि रेगुलेशन क्या है खदान को चलाने का, और क्या रेगुलेशन है लोगों को अपना वर्किंग का, क्या उनका ड्यूटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, माइनिंग क्या होता है, माइनिंग के सारा टर्मिनोलॉजी के बारे में बताया गया है। लेकिन इसके अलावा आपको जब आप जॉब का एग्ज़ाम देंगे, जब आप कोई भी वैकेंसी भरेंगे, किसी भी कंपनी का वैकेंसी भरेंगे, तो उसमें आपको एक नंबर वाला क्वेश्चन में एक एक पॉइंट का क्वेश्चन रहता है, जिसका भी डिस्कशन हम इस वीडियो में करते चलेंगे, जिससे आपको एक एक पॉइंट जो है वो आपका छूट ना पाए। और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आए तो मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगा कि आपका एक भी क्वेश्चन रेगुलेशन से छूटे ना। तो वीडियो पे बने रहिएगा और चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 का, जो कि प्रीमियरली है। तो प्रीमियरली चैप्टर में सबसे पहला जो रेगुलेशन दिया गया है वो रेगुलेशन के बारे में हम देखेंगे। तो फर्स्ट रेगुलेशन जो है वो शॉर्ट टाइटल कमिटमेंट एप्लीकेशन और एक्सटेंट के बारे में बताया गया है। यानी कि शॉर्ट टाइटल, इस रेगुलेशन का शॉर्ट टाइटल क्या है, संक्षिप्त नाम जिसको हिंदी से कहते हैं कमिटमेंट, यानी कि इसकी शुरुआत कब हुई रेगुलेशन की, कब से यह शुरू हुआ। एप्लीकेशन यानी कि ये रेगुलेशन अप्लाई कहाँ कहाँ होता है, और एक्सटेंट यानी कि ये रेगुलेशन कहाँ तक एक्सटेंट है, या पूरे इंडिया में लागू है रेगुलेशन, इंडिया के कुछ पार्ट में लागू है, या तो फिर इंडिया के छोड़ के अदर कंट्री में भी लागू है। तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर 1 देखते हैं, जिसमें शॉर्ट टाइटल कमिटमेंट एप्लीकेशन और एक्सटेंड के बारे में बताया गया है। तो रेगुलेशन फर्स्ट का पहला टॉपिक है कि दिस रेगुलेशन में कॉल द कोल माइन रेगुलेशन 2017। जी, दिस रेगुलेशन को हम क्या कहेंगे, कोल माइन रेगुलेशन 2017। इससे पहले जो रेगुलेशन चलता था वो रेगुलेशन था कोल माइन रेगुलेशन 1957, लेकिन वो रेगुलेशन 2017 में वो ख़त्म हो गया और नया रेगुलेशन क्योंकि बन गया है, इसलिए अब ये रेगुलेशन चलता है। तो इस रेगुलेशन का शॉर्ट टाइटल क्या है, कोल माइन रेगुलेशन 2017। अब सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। दे शेल कम इनटू फोर्स ऑन द डेट ऑफ देयर पब्लिकेशन इन ऑफिशियल गजेट। ये कम इनटू फोर्स यानी कि ये लागू कब हुआ रेगुलेशन, डेट ऑफ देयर पब्लिकेशन इन ऑफिशियल गजेट। जी हाँ, जिस दिन ये ऑफिशियल गजेट में जिस दिन इसका पब्लिकेशन हुआ उस दिन से ये रेगुलेशन लागू हुआ है। तो ऑफिशियल गजेट में इसका पब्लिकेशन का डेट क्या है, इसके ऊपर ही देख लेंगे कि ऑफिशियल गजेट में इसका, देखिए यहाँ पर दिया गया है कि 27 नवंबर 2017 ये डेट है जब ऑफिशियल गजेट में इसका पब्लिकेशन हुआ है। तो इस दिन से 2017 से ये रेगुलेशन फोर्स में है। तो थर्ड नंबर पॉइंट हम देखते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट क्या है, थर्ड नंबर पॉइंट है दिस एंड अप्लाई टू एवरी कोल माइन। ये रेगुलेशन अप्लाई है एवरी कोल माइंस में, हर कोयले की खान में ये रेगुलेशन लागू है, चाहे वो कोयले की खान अंडरग्राउंड हो या तो फिर वो कोयले की खान ओपन कास्ट हो। तो अंडरग्राउंड माइंस में भी ये रेगुलेशन लागू है और ओपन कास्ट में भी ये रेगुलेशन लागू है। और फोर्थ नंबर पॉइंट देखते हैं, दिस एंड एक्सटेंड टू वॉल ऑफ इंडिया। ये रेगुलेशन जो एक्सटेंड है ये वॉल ऑफ इंडिया यानी कि पूरे भारत में ये रेगुलेशन लागू होगा। जो कोल माइन रेगुलेशन 1957 था जिसको मैंने पढ़ा था, याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो जो रेगुलेशन था वो उसमें शायद जम्मू कश्मीर को छोड़ के रेगुलेशन शायद था, हम पूरी तरह से कंफर्म मैं नहीं हूँ, लेकिन वो बहुत ही दिन हो गए पढ़ते हुए। लेकिन ये जो रेगुलेशन है ये एक्सटेंड है यानी कि ये पूरी तरह से लागू है वॉल ऑफ इंडिया, पूरे भारत में जहाँ भी कोयले की खानन हो रही है, जहाँ भी कोयले का माइंस चल रहा है,
कोल माइन चल रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाए या तो फिर प्राइवेट कंपनी के द्वारा चलाया जाए, इसको इस रेगुलेशन का फॉलो करना एकदम ज़रूरी है। तो ये था हमारा रेगुलेशन फर्स्ट। तो रेगुलेशन फर्स्ट का एक बार हम समरी देखेंगे कि इसका क्या है। तो पहला था शॉर्ट टाइटन। तो शॉर्ट टाइटन क्या है रेगुलेशन का? रेगुलेशन का शॉर्ट टाइटन है कोल माइन रेगुलेशन 2017, ये उसका शॉर्ट टाइटन है। दूसरा था कमिंसमेंट, यानी कि ये रेगुलेशन कब से लागू है? ये रेगुलेशन लागू है डेट ऑफ देयर पब्लिकेशन। डेट ऑफ देयर पब्लिकेशन क्या है वो मैंने आपको दिखा दिया। डेट ऑफ पब्लिकेशन इन ऑफिशियल गजट, जिस दिन ये ऑफिशियल गजट में जिस दिन इसका पब्लिकेशन हुआ उस दिन से ये रेगुलेशन लागू है। तीसरा है एप्लीकेशन। रेगुलेशन अप्लाई कहाँ होता है? रेगुलेशन अप्लाई होता है एवरी कोल माइंस में, हर कोयले की खान में ये रेगुलेशन अप्लाई है, चाहे वो अंडरग्राउंड माइंस हो या ओपन कास्ट माइंस हो। ये अभी मैंने आपको डिस्कस किया। और उसके बाद फोर्थ नंबर पॉइंट है कि एक्सटेंट, जो एक्सटेंट के बारे में बताया गया है, ये फोर्थ नंबर पॉइंट है एक्सटेंट की। एक्सटेंट कहाँ है? ये वॉल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में ये रेगुलेशन लागू है। इंडिया का हर स्टेट में, यूनियन टेरिटरीज जहाँ भी कोयले की माइनिंग हो रही है, सारे कोयले की खदान में ये रेगुलेशन लागू होगा। तो ये था रेगुलेशन 1, शॉर्ट टाइटन, कमेंसमेंट, एप्लीकेशन एंड एक्सटेंट। अब हम दूसरा रेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा रेगुलेशन जो कि डेफिनेशन है, इसमें बहुत सारे टर्मिनोलॉजी का डिफिनेशन दिया हुआ है। अब एक एक करके हम डिफिनेशन को देखते चलेंगे। तो डिफिनेशन में सबसे फर्स्ट डिफिनेशन जो है एबंडेंट वर्किंग, यानी एबंडेंट वर्किंग हिंदी से इसको कहेंगे बंद वर्किंग, जो कि वो जो वर्किंग बंद हो चुकी है, ये हो गया एबंडेंट वर्किंग। एबंडेंट वर्किंग वर्किंग क्या है वो ये देखेंगे। एबंडेंट वर्किंग मीन्स such working as have been abandoned with no intention of working in future। जी हाँ, abandoned working का मतलब हो गया कि वैसा वर्किंग जो कि abandoned है, जो क्या है, बंद है। और पहला पॉइंट तो है कि वो वर्किंग क्या है, abandoned है, यानी कि बंद है। और दूसरा पॉइंट इस डिफिनेशन से निकलता है कि नो इंटेंशन ऑफ वर्किंग इन फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में भी उसमें काम करने का कोई इरादा ना हो, तो वैसा वर्किंग को हम एबेंडेंट वर्किंग कहेंगे। तो ये था पहला डेफिनेशन एबेंडेंट वर्किंग का। सेकंड डेफिनेशन पे चलते हैं। सेकंड डेफिनेशन है एबेंडेंट माइन मीथेन, यानी AMM। जी हाँ, ये इसका ये शॉर्ट फॉर्म है एबेंडेंट माइन मीथेन का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म हो गया एबेंडेंट माइन मीथेन। ये एक नंबर का क्वेश्चन के लिए बहुत ही मायने रखता है इस तरह का शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म, तो इसको याद कर लीजिएगा। AMM का फुल फॉर्म हो गया एबेंडेंट माइन मीथेन। तो एबेंडेंट माइन मीथेन क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जी हाँ, तो एबंडेंट माइन मीथेन क्या होता है ये इसके बारे में हम देखेंगे। शॉर्ट फॉर्म आप नोट कर लीजिएगा। AMM का मीनिंग होता है एबंडेंट माइन मीथेन। तो एबंडेंट माइन मीथेन का मतलब होता है कि नेचुरल गैस रिकवर फ्रॉम एबंडेंट कोल माइंस और पार्ट देयर ऑफ। तो एबंडेंट कोल माइंस क्या है, ऊपर में तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि वैसे तो नेचुरल गैस, वैसा नेचुरल गैस जो रिकवर हो रहा है, यानी जिसको निकाला जा रहा है कहाँ से, एबंडेंट कोल माइंस और पार्ट, यानी कि बंद खदान से या उसका कोई बंद भाग से, एबंडेंट खदान माइन से या उसका कोई भाग से अगर नेचुरल गैस को रिकवर किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, तो वैसे हम गैस को क्या कहेंगे, एबंडेंट माइन मीथेन। तो याद रखिएगा एबंडेंट माइन मीथेन क्या है। एबंडेंट माइन मीथेन एक नेचुरल गैस है जिसको रिकवर किया जाता है एबंडेंट कोल माइन से या तो फिर उसका भाग से और पार्ट। तो ये था सेकंड डेफिनेशन एबंडेंट माइन मीथेन। अब थर्ड डेफिनेशन देखेंगे एक्ट। एक्ट का क्या मतलब है ये हम देखेंगे। एक्ट हम लोग जानते हैं एक्ट का मतलब क्या होता है। एक्ट मीन्स द माइंस एक्ट 1952, यानी एक्ट अगर शॉर्टकट में अगर एक्ट कहा जाएगा तो एक्ट का क्या मतलब होता है कि माइंस एक्ट 1952। आप लोग माइनिंग का स्टूडेंट है, रेगुलेशन के बाद एक्ट भी पढ़ना जरूरी है और रूल भी पढ़ना जरूरी है। माइंस रूल, माइंस एक्ट, ये तो पढ़ना जरूरी है।
तो एक्ट का मतलब यहाँ पर हो गया, शॉर्ट में अगर एक्ट कहा जा रहा है तो उसका क्या मतलब होता है, माइंस एक्ट 1952 से। अब फोर्थ नंबर पॉइंट हम पढ़ेंगे। फोर्थ नंबर पॉइंट का डेफिनेशन, अप्रूवल सेफ्टी लैम्प एंड अप्रूवल इलेक्ट्रिक टॉर्च। तो अप्रूवल सेफ्टी लैम्प क्या है और अप्रूवल इलेक्ट्रिक टॉर्च क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो अप्रूवल सेफ्टी लैम्प तो आप लोग जानते ही होंगे। जब सेफ्टी लैम्प क्या है, तो सेफ्टी लैम्प, अप्रूवल सेफ्टी लैम्प और अप्रूवल इलेक्ट्रिक टॉर्च क्या है, इसका मीन्स होता है रिस्पेक्टिवली ए सेफ्टी लैम्प और एन इलेक्ट्रिक टॉर्च मैन्युफैक्चर बाय सच फिल्म एंड सच टाइप्स एज द चीफ इंस्पेक्टर में फ्रॉम टाइम टू टाइम स्पेसिफाई बाय ए जनरल और स्पेशल ऑर्डर। जी हाँ, ये उसका डिफिनेशन दिया गया। आप समझते हैं कि अप्रूवल सेफ्टी लैम्प और अप्रूवल सेफ्टी टॉर्च का मतलब क्या होता है। तो अप्रूवल सेफ्टी लैम्प और अप्रूवल सेफ्टी टॉर्च इलेक्ट्रिक टॉर्च के बारे में क्या होता है। तो एक सेफ्टी लैम्प और एक इलेक्ट्रिक टॉर्च, एक सेफ्टी लैम्प और एक इलेक्ट्रिक टॉर्च जिसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, बनाया जा रहा है सच फिल्म, इस तरह से, यानी इस बनावट से और इस सच टाइप, इस तरह से बनाया जा रहा है एज द चीफ इंस्पेक्टर में फ्रॉम टाइम टू टाइम, जैसा कि चीफ इंस्पेक्टर टाइम टू टाइम स्पेसिफाई करते हैं किस जनरल और स्पेशल ऑर्डर देके। तो चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा अगर स्पेसिफाई किया गया मॉडल से अगर कोई सेफ्टी लैम्प बनाया जा रहा है या इलेक्ट्रिक टॉर्च बनाया जा रहा है, तो उस तरह के सेफ्टी लैम्प को और इलेक्ट्रिक टॉर्च को हम कहेंगे अप्रूवल सेफ्टी लैम्प और अप्रूवल इलेक्ट्रिक टॉर्च। तो ये था अप्रूवल सेफ्टी लैम्प। एक बार फिर से अगर समझना चाहें तो फिर से बताते हैं कि अप्रूवल सेफ्टी लैम्प और अप्रूवल सेफ्टी इलेक्ट्रिक टॉर्च क्या है। सेफ्टी टॉर्च इलेक्ट्रिक टॉर्च एक ही बात है, इसलिए बार बार दिमाग में सेफ्टी टॉर्च आ जाता है। तो अप्रूवल सेफ्टी लैम्प और अप्रूवल इलेक्ट्रिक टॉर्च का मतलब हो गया कि एक सेफ्टी लैम्प या तो फिर एक इलेक्ट्रिक टॉर्च जिसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, जिसको बनाया जा रहा है सच फिल्म, इस बनावट से और इस तरह से, सच टाइप, जैसा कि चीफ इंस्पेक्टर क्या करते हैं, टाइम टू टाइम स्पेसिफाई करते हैं जनरल और स्पेशल ऑर्डर देके। तो चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा बताए गए डिजाइन से और बताए गए तरह से अगर कोई सेफ्टी लैम्प बनाया हुआ है और या तो फिर इलेक्ट्रिक टॉर्च बनाया गया है, तो उस सेफ्टी लैम्प को अप्रूवल सेफ्टी लैम्प कहेंगे। और अगर उस तरह, उस डिज़ाइन से, उस तरह से अगर कोई इलेक्ट्रिक टॉर्च बनाया गया है तो उसको अप्रूवल इलेक्ट्रिक टॉर्च कहेंगे। तो ये हुआ हमारा डिफिनेशन अप्रूवल सेफ्टी लैम्प और अप्रूवल इलेक्ट्रिक टॉर्च। इसमें चीफ इंस्पेक्टर डिज़ाइन का और बनावट का निर्धारण करता है। ये याद रखिएगा कि चीफ इंस्पेक्टर के ऑर्डर दे के उसको ज़रूरत जिस तरह का लगता है उस तरह ये ऑर्डर दे के कि इसमें और गुणवत्ता में सुधार करना है, इसमें ये कमी रह गई है, इसको पूरा करना है, ये इसमें एक्स्ट्रा हो गया, इसको कम करना है। तो इस तरह करके चीफ इंस्पेक्टर इसको बताता है कि किस तरह से बनाना है और किस तरह का वो होना चाहिए। तो चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा बताए गए अगर डिजाइन से और बताए गए तरह से तरीके से अगर कोई सेफ्टी लैम्प बना हुआ है तो उसको अप्रूवल सेफ्टी लैम्प कहेंगे, और अगर कोई इलेक्ट्रिक टॉर्च बनाया हुआ है तो उसको अप्रूवल इलेक्ट्रिक टॉर्च कहेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारा असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर क्या होता है ये हम देखेंगे। पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। Assistant manager means a person possessing a manager certificate appointed in writing by the owner, agent or manager to assist the manager in management, control and supervision and direction of the mines or the part thereof, and who hold the rank immediately below the manager and superior to an overman and a sardar। तो देखेंगे असिस्टेंट मैनेजर क्या है इसके बारे में। असिस्टेंट मैनेजर क्या होता है। असिस्टेंट मैनेजर जैसा कि डिफिनेशन में बताया गया कि एक ऐसा पर्सन होता है जिसके पास क्या होना चाहिए, मैनेजर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट ये है कि असिस्टेंट मैनेजर के पास क्या होना चाहिए, किस तरह का सर्टिफिकेट होता है, मैनेजर का सर्टिफिकेट होता है असिस्टेंट मैनेजर के पास। दूसरी बात है कि उसका अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंट करता है रिटन में अपॉइंट किया जाता है
ओनर, एजेंट और मैनेजर के द्वारा। तो ओनर, एजेंट और मैनेजर इसको अपॉइंटमेंट करता है असिस्टेंट मैनेजर को। उसके पास मैनेजर का सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसको अपॉइंट करेगा ओनर, एजेंट और मैनेजर उसको अपॉइंट करेगा। अब किस लिए अपॉइंट करता है ये देखते हैं कि असिस्टेंट मैनेजर का क्या ज़रूरत पड़ता है कि असिस्टेंट मैनेजर को अपॉइंट किया जाता है। तो टू असिस्ट द मैनेजर इन मैनेजमेंट कंट्रोल और सुपरविजन एंड डायरेक्शन ऑफ द माइंस। तो असिस्ट करता है वो मैनेजर के कामों में, वो मदद करता है। मैनेजर का जो काम है मैनेजमेंट का काम, मैनेजमेंट देखने का काम, माइंस का कंट्रोल करने का काम, माइंस के सुपरविजन का काम और माइंस के डायरेक्शन का काम, ये सब जो काम है ये सब कामों में असिस्टेंट मैनेजर का हेल्प करता है। तो कोई भी माइंस हो या कोई भी पार्ट हो, ये सब जो मैनेजर का जो काम है उसमें असिस्टेंट मैनेजर क्या करता है, मैनेजर की हेल्प करता है। एंड उसके बाद इसका तीसरा पॉइंट जो है वो देखेंगे। तो इसमें 2 पॉइंट अभी तक हम लोग को 3 पॉइंट अभी तक हम लोग को मिला है जो कि हमें नोट करना चाहिए कि पहला पॉइंट क्या था। डेफिनेशन तो अलग जगह है, इसमें पॉइंट क्या निकल रहा है वो देखिए। डेफिनेशन भी हम समझेंगे और पॉइंट भी समझेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको डेफिनेशन लिखने नहीं आएगा। एग्ज़ाम में आपको पूछ देगा कि असिस्टेंट मैनेजर के पास किस चीज़ का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओवरमैन का, मैनेजर का या सरदार का, किस तरह का सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्या सीनियर ओवरमैन सर्टिफिकेट वाला असिस्टेंट मैनेजर बनेगा। तो इस तरह का अगर मान लीजिएगा क्वेश्चन में पूछ दे एग्ज़ाम में, वहाँ डेफिनेशन नहीं पूछता। डेफिनेशन आपको अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए आपको समझना है, लेकिन जो एक एक पॉइंट है वो पॉइंट आपको समझना जरूरी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो असिस्टेंट मैनेजर के यहाँ पर 3 पॉइंट हम लोग निकाले हैं। पहला पॉइंट है कि उसके पास मैनेजर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि उसको अपॉइंट कौन करता है, उसको ओनर, एजेंट और मैनेजर उसको अपॉइंट करता है, उसका अपॉइंटमेंट। और तीसरा वो काम क्या है, वो असिस्ट करता है मैनेजर के कामों में। मैनेजर का जो काम है मैनेजर का जो काम है मैनेजमेंट का काम, कंट्रोल करने का काम, सुपरविज़न का काम और डायरेक्शन का काम, ये सब जो काम है इसमें असिस्टेंट मैनेजर असिस्ट करता है। तो ये 3 पॉइंट निकला। इसके बाद एक और पॉइंट है कि हु होल्ड द रैंक इमीडिएटली बिलो द मैनेजर। तो हु होल्ड द रैंक इमीडिएटली बिलो द मैनेजर, वो मैनेजर के जस्ट बिलो रैंक रखता है, यानी कि मैनेजर का जस्ट जूनियर होता है असिस्टेंट मैनेजर। तो उसका रैंक क्या होता है, इमीडिएटली बिलो होता है मैनेजर से, यानी कि मैनेजर के बाद अगर कोई जूनियर है तो वो असिस्टेंट मैनेजर होता है। तो जस्ट जूनियर होता है मैनेजर से। एंड सुपीरियर, और वो सुपीरियर होता है, किससे सुपीरियर होता है, एक ओवरमैन से। एक ओवरमैन से सुपीरियर ऑफिसर है और एक सरदार से वो सीनियर होता है। तो जूनियर किससे होता है, मैनेजर से तुरंत जूनियर होता है, और ओवरमैन और सरदार से वो सीनियर होता है, सुपीरियर होता है। तो इतने सारे पॉइंट यहाँ से असिस्टेंट मैनेजर से हम निकाले हैं। अब एक एक पॉइंट पर ध्यान रखना जरूरी है। एक बार फिर से हम पॉइंट का अति कर देते हैं। असिस्टेंट मैनेजर क्या होता है, असिस्टेंट मैनेजर वैसा पर्सन होता है जिसके पास मैनेजर का सर्टिफिकेट होना चाहिए और जिसको रिटेन में अपॉइंट किया करता है ओनर, एजेंट और मैनेजर। खदान का ओनर, एजेंट और मैनेजर उसको रिटेन में अपॉइंट करेगा। तीसरी पॉइंट है कि वो असिस्ट करता है मैनेजर के कामों में। और चौथा पॉइंट है कि वो उसका जो रैंक होता है इमीडिएटली बिलो होता है मैनेजर के तुरंत नीचे का रैंक होता है, यानी मैनेजर से जस्ट जूनियर होता है। और जो चौथा पॉइंट है कि वो सुपीरियर किससे होता है, जूनियर तो हम देख नहीं है कि वो मैनेजर का जूनियर है, लेकिन सीनियर किसका होता है, वो ओवरमैन और माइनिंग सरदार का सीनियर होता है। तो ये असिस्टेंट मैनेजर का डेफिनेशन और उसके साथ इतने इतने सारे पॉइंट निकले हैं। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन के बारे में देखने जाएंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, नेक्स्ट डेफिनेशन है एक्सिलरी फ़ैन। तो एक्सिलरी फ़ैन क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। एक्सिलरी फैन मीन्स फोर्सिंग फैन और एग्जॉस्ट फैन यूज विंडो ग्राउंड वॉली और mainly for ventilating one or more faces forming the part of ventilation district। तो एक्सिलरी फ़ैन का मतलब क्या हो गया, एक्सिलरी फ़ैन का मतलब समझेंगे। एक्सिलरी फ़ैन का मतलब हो गया कि एक फोर्सिंग फ़ैन। एक्सिलरी फ़ैन क्या होता है, वो तो आपको माइंड मैकेनिक्स का बुक में या वेंटिलेशन का बुक में पता चल जाएगा कि एक्सिलरी फ़ैन का बनावट किस तरह होता है।
ठीक है। लेकिन यहाँ उसका नियम कानून के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्सिलरी फ़ैन क्या है, एक फोर्सिंग फ़ैन है और एक एग्जॉस्टिंग फ़ैन है। यानी कि एक्सिलरी फ़ैन जिसका जो है उसको हम फोर्सिंग फ़ैन के रूप में भी यूज कर सकते हैं और एग्जॉस्ट फ़ैन के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो ये एक फोर्सिंग फ़ैन है और एग्जॉस्ट फ़ैन है जिसका यूज़ किया जाता है बिलो ग्राउंड में। अब अंडरग्राउंड में ही एक्सिलरी फ़ैन का यूज होता है। अब सरफेस में और ओपन कास्ट माइंस में तो कोई एक्सिलरी फ़ैन नहीं लगाएगा, वहाँ तो हवा का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये एक्सिलरी फ़ैन अंडरग्राउंड के लिए है। ये फोर्सिंग के रूप में यूज़ किया जा सकता है और एग्जॉस्ट के रूप में यूज़ किया जा सकता है। एक फोर्सिंग फ़ैन भी एक्सिलरी फ़ैन हो सकता है और एग्जॉस्ट फ़ैन भी एक्सिलरी फ़ैन हो सकता है। तो इसका यूज़ किया जाता है बिलो ग्राउंड में, अंडरग्राउंड में वॉली पूरी तरह से और मेनली मुख्यतः, तो पूरी तरह से या मुख्य तरह से फॉर वेंटिलेट करने के लिए वन और मोर फेसेस, एक या एक से अधिक फेस को वेंटिलेशन करना है तो उसका यूज किया जाता है एक्सिलरी फैन का। एक और वन और मोर फेसेस जो फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट, एक वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट का जो पार्ट बनाता है, एक या एक से अधिक फेस जो किसी वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है उसको अगर वेंटिलेशन करना है तो उसमें हम एक्सिलरी फ़ैन का यूज करेंगे। तो एक्सिलरी फैन क्या है, एक फोर्सिंग फैन है। एक्सिलरी फैन क्या है, एक फोर्सिंग फैन हो सकता है और एग्जॉस्ट फैन हो सकता है जिसका यूज़ किया जाता है बिलो ग्राउंड अंडरग्राउंड में वॉली और मेनली पूरी तरह से या मुख्य तरह से फॉर वेंटिलेट करने के लिए वन और मोर फेसेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। एक्सिलरी फैन का यूज़ किया जाता है एक या एक से अधिक फेस का वेंटिलेशन करने के लिए। पूरे माइंस का वेंटिलेशन एक्सिलरी फैन नहीं कर पाएगा। एक्सिलरी फैन छोटा पंखा होता है, ये एक या एक से अधिक फेस का वेंटिलेशन करेगा। कैसा फेस, जो कि कोई वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट का एक या एक से अधिक फेस हो। कोई वेंटिलेशन, मान लीजिए कि कोई वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट है, उसका एक या एक से अधिक फेस को अगर वेंटिलेट करना है तो वहाँ पर हम एक्सिलरी फैन लगाएंगे। इसको हम फोर्सिंग टाइप से भी लगा सकते हैं और एग्जॉस्टिंग टाइप से भी लगा सकते हैं। तो ये हुआ एक्सिलरी फैन। तो एक्सिलरी फैन फोर्सिंग भी हो सकता है, एग्जिस्टिंग भी हो सकता है, अंडरग्राउंड में यूज़ किया जाता है। किसको वेंटिलेट करना है, एक या एक से अधिक फेस को वेंटिलेट करना है वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट के, किसी वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट के एक या एक से अधिक फेस को वेंटिलेट करना है तो हम एक्सिलरी फैन को लगाएंगे। तो ये हुआ हमारा एक्सिलरी फैन का डेफिनेशन और एक्सिलरी फैन का जितना भी सारा पॉइंट था ये हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे एवरेज आउटपुट के बारे में। एवरेज आउटपुट क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एवरेज आउटपुट ऑफ एनी माइंस, किसी भी माइंस का एवरेज आउटपुट मीन्स द एवरेज आउटपुट पर मंथ, एक महीने का एवरेज आउटपुट। एवरेज आउटपुट पर मंथ ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स ऑफ द टोटल आउटपुट फ्रॉम ऑल वर्किंग विद इन द स्पेसिफाइड माइन बाउंड्री। तो किसी भी माइंस के बाउंड्री के अंदर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर्स में जो टोटल आउटपुट हुआ था उसका अगर हम एवरेज निकालेंगे एक मंथ के आउटपुट से तो वही हो जाएगा हमारा एवरेज आउटपुट। जी हाँ, इसको हम एक बार फिर से डिस्कस करते हैं, फिर से बढ़िया से समझते हैं कि एवरेज आउटपुट क्या होता है। पहली बात कि एवरेज आउटपुट क्या होता है, एवरेज आउटपुट होता है एवरेज वन मंथ का आउटपुट को एवरेज आउटपुट कहते हैं। तो ये आउटपुट पर मंथ यानी एक मंथ के आउटपुट को एवरेज आउटपुट कहते हैं। तो ये कि एक मंथ का आउटपुट कैसे निकाला जाता है, ये प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स का आउटपुट होता है। ठीक है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का जो टोटल आउटपुट होता है उसको हम एक मंथ का आउटपुट निकालते हैं। और ये प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का जो आउटपुट होता है ये ऑल वर्किंग से लिया जाता है, चाहे वो मान लीजिए कि एक माइंस है जिसमें अंडरग्राउंड सेक्शन भी चलता है और ओपन कास्ट भी चलता है। तो अंडरग्राउंड और ओपन कास्ट अगर माइंस के बाउंड्री का है एक ही माइंस में तो अंडरग्राउंड के आउटपुट को और ओपन कास्ट के आउटपुट को, दोनों का आउटपुट को जोड़कर टोटल जोड़कर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स में पिछले साल का फाइनेंशियल ईयर्स में जितना आउटपुट हुआ था उस आउटपुट को हम एक महीना के आउटपुट में कन्वर्ट करेंगे कि एक महीना का आउटपुट क्या हुआ, तो उसी एक महीने के आउटपुट को हम एवरेज आउटपुट कहते हैं। तो ये हुआ एवरेज आउटपुट। एवरेज आउटपुट वन मंथ के आउटपुट को कहा जाता है। ये पिछले फाइनेंशियल ईयर का आउटपुट होता है जो कि एक महीने का निकाला जाता है। ये किसी माइन बाउंड्री के अंदर
टन आउटपुट होता है, चाहे वो अंडरग्राउंड से चल रहा है वो है या ओपन कास्ट से चल रहा है। तो अगर ओपन कास्ट अंडरग्राउंड दोनों चल रहा है तो दोनों का आउटपुट को जोड़कर निकाला जाता है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स का आउटपुट, और उससे फिर एक मंथ का आउटपुट निकाला जाता है जिसको हम एवरेज आउटपुट कहते हैं। तो ये हुआ एवरेज आउटपुट। अब आ गया नेक्स्ट डेफिनेशन है बैंक्समैन। बैंक्समैन क्या होता है, बैंक्समैन के बारे में देखते हैं कि बैंक्समैन क्या होता है। तो बैंक्समैन क्या होता है, बैंक्समैन का मीन्स होता है एक पर्सन अपॉइंटेड टू सुपरिटेंडेंट द लोअरिंग एंड राइजिंग ऑफ पर्सन टूल एंड मटेरियल्स एंड टू ट्रांसमिट सिग्नल एट द टॉप ऑफ द शाफ्ट और इंक्लाइन। देखिए ये इसका डेफिनेशन हो गया। अब डेफिनेशन को हम तोड़ तोड़ के इसका एक एक पॉइंट निकालेंगे। एक एक पॉइंट निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन आप याद कीजिए लेकिन एक एक पॉइंट निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एक एक पॉइंट इसका नहीं निकालिएगा तो एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाइएगा। तो अब हम देखते हैं कि बैंक्समैन से कितना पॉइंट हमारा निकलता है। बैंक्समैन, तो बैंक्समैन क्या होता है, बैंक्समैन का मतलब हो गया एक पर्सन जिसको अपॉइंट किया जा रहा है टू सुपरिटेंडेंट द लोअरिंग एंड राइजिंग ऑफ पर्सन, यानी कि पर्सन को, टूल्स को और मटेरियल्स। तो पर्सन को लोअर करने के लिए, नीचे उतारने के लिए और राइज करने के लिए यानी कि ऊपर चढ़ाने के लिए, कहाँ, टॉप ऑफ द शाफ्ट और इंक्लाइन। किसी भी शाफ्ट है, मान लीजिए कि ये शाफ्ट है या तो फिर ये इंक्लाइन है, तो शाफ्ट और इंक्लाइन के टॉप पर एक पर्सन को अपॉइंट किया जाता है जो क्या करता है, केज में, केज से पर्सन को या टूल्स को या मटेरियल्स को, जितना भी चाहिए उसको लोअर करता है, या तो फिर लोअर वाला अगर टूल्स मटेरियल पर्सन है तो उसको राइज करता है। तो ये पर्सन हो गया। और दूसरा यही काम वो इंक्लाइन के ऊपर भी करता है। तो शाफ्ट और इंक्लाइन के ऊपर एक पर्सन को अपॉइंट किया जाता है जो क्या करता है, लोअर करता है पर्सन को, टूल्स को और मटेरियल्स को, यानी कि पर्सन, टूल और मटेरियल्स को ये क्या करता है, लोअर करता है और राइज करता है, राइज करता है। और उसके अलावा इसका एक और काम है, टू ट्रांसमिट सिग्नल एट द टॉप ऑफ द शाफ्ट और इंक्लाइन। ये सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, शाफ्ट और इंक्लाइन के टॉप में रहकर ये सिग्नल को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। तो बैंक्समैन क्या होता है, बैंक्समैन को कहाँ अपॉइंट किया जाता है, तो बैंक्समैन को अपॉइंट किया जाता है शाफ्ट और इंक्लाइन के टॉप में अपॉइंट किया जाता है। इसका काम क्या है, ये लोअर करता है पर्सन को और राइज करता है पर्सन को, टूल को और मटेरियल को। तो इसको हम बैंक्समैन कहेंगे। अब हम देखेंगे आगे डिफिनेशन। उसके बाद आगे का जो डिफिनेशन है वो है बूस्टर फैन। बूस्टर फैन के बारे का क्या अभी हम नेक्स्ट हम पढ़े हैं, एक्सिलरी फैन क्या होता था, एक्सिलरी फैन के बारे में अभी हम पढ़े थे। अब आ गया हमारा बूस्टर फैन। तो देखिए एक्सिलरी फैन का डेफिनेशन जो अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, अब एक डेफिनेशन है यहाँ पर बूस्टर फैन का। अब इसको डिस्कस करेंगे कि बूस्टर फैन क्या होता है। तो बूस्टर फैन क्या होता है देखते हैं। बूस्टर फैन का मतलब क्या हो गया, बूस्टर फैन मीन्स ए, सॉरी सॉरी थोड़ा सा, हाँ, बूस्टर फैन, बूस्टर फैंस मीन्स ए मैकेनिकल वेंटिलेटर यूज विंडोग्राउंड। तो बूस्टर फैन का मतलब हो गया एक मैकेनिकल वेंटिलेटर। बूस्टर फैन क्या है, एक मैकेनिकल वेंटिलेटर है। एक्सिलरी फैन मैकेनिकल वेंटिलेटर नहीं था, बूस्टर फैन मैकेनिकल वेंटिलेटर है। बूस्टर फैन मीन्स ए मैकेनिकल वेंटिलेटर यूज विंडोग्राउंड फॉर बूस्टिंग द वॉल करंट ऑफ एयर पासिंग along द इनटेक और रिटर्न एयरवे ऑफ माइंस और वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट। तो बूस्टर फैन क्या है, बूस्टर फैन क्या है, एक मैकेनिकल वेंटिलेटर है जिसका यूज किया जाता है बिलो ग्राउंड में, यानी कि अंडरग्राउंड में। जितना भी फैन है, मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर हो गया, बूस्टर फैन हो गया, और सबसे छोटा फ़ैन जो कि जिसको एक्सिलरी फ़ैन कहते हैं, ये सारे फ़ैन का यूज़ किया जाता है अंडरग्राउंड में। अधिकतर अंडरग्राउंड में ही यूज़ होता है। और फॉर बूस्टिंग, इसका बूस्ट किया जाता है। बूस्टर फैन का यूज़ किया, क्या काम है, इसका काम है बूस्टिंग द वॉल करंट ऑफ एयर। पूरी तरह से किसी सेक्शन के एंट्रेंस में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के एंट्रेंस में बूस्टर फैन लगा दिया जाता है जो पूरी तरह से हवा को बूस्ट करता है। या तो किसी सेक्शन के शुरू में, किसी डिस्ट्रिक्ट के शुरू
के इनटेक में या तो फिर किसी माइंस के इनटेक में लगा दिया जाता है। मान लीजिए कि खदान बहुत ही लंबा चला गया है, मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर से हवा जो है वो जो दूर वाला डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर पहुँच नहीं पा रहा है, तो क्या किया जाएगा, दूर वाले डिस्ट्रिक्ट को नहीं चलाया जाएगा, नहीं, दूर वाले डिस्ट्रिक्ट में भी हम काम करेंगे। लेकिन अगर हवा वहाँ पर वेंटिलेशन बहुत ही पुअर है तो वैसा डिस्ट्रिक्ट के इंट्रेंस में हम क्या लगा देते हैं, या तो फिर इंट्रेंस में या तो फिर रिटर्न में, तो इनटेक में या तो फिर रिटर्न में कहीं भी हम लगा सकते हैं बूस्टर फैन को। ये वेंटिलेशन सर्वे करके दिखाया जाता है कि कहाँ लगाना है, इनटेक में या रिटर्न में। तो बूस्टर फैन लगा दिया जाता है दूर वाले सेक्शन के इनटेक और रिटर्न में। ये क्या करता है, बूस्ट करता है वॉल करंट ऑफ एयर, जो पूरी जो हवा जो पास हो रहा है डिस्ट्रिक्ट के, वो पूरी हवा को ये बूस्ट करता है पासिंग अलोंग द इनटेक और रिटर्न एयरवे ऑफ द माइंस और वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट, किसी भी माइंस के या तो फिर वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट में, कोई भी डिस्ट्रिक्ट या कोई भी माइंस का इनटेक में या तो फिर रिटर्न में लगाया जाता है बूस्टर फैन को। ये क्या करता है, इसका काम है जो हवा जो जा रहा है वो हवा को पूरी तरह से बूस्ट करना। तो बूस्टर फैन के बारे में ये देखें, बूस्टर फैन क्या है, मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर है, ये याद रखिएगा, बूस्टर फैन मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर है। इसका यूज़ अंडरग्राउंड में होता है डिस्ट्रिक्ट के हवा को बूस्ट करने के लिए या माइंस के हवा को बूस्ट करने के लिए। ये है बूस्टर फैन। अब आगे हम पढ़ेंगे कॉल के बारे में कि कॉल क्या है। तो कॉल के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, कॉल क्या है देखिए, लेकिन डेफिनेशन रेगुलेशन में कॉल का डेफिनेशन क्या दिया हुआ है ये देखते हैं कि कॉल क्या है। कॉल में इंक्लूड है एंथ्रासाइड, एंथ्रासाइड जो कॉल है वो इंक्लूड है, बिटुमिनस कॉल है वो इंक्लूड है, लिग्नाइट जो कॉल है वो इंक्लूड है, और पीट, ये चारों कॉल का जो कैटेगरी है ये चारों इंक्लूड है कॉल में। तो ये कॉल है। इसके अलावा क्या कॉल है, एनी अदर फॉर्म ऑफ कार्बोनेशियस मैटर जिसको सॉल्व किया जाता है और मार्केट किया जाता है एज ए कॉल, जिसको सॉल्व किया जाता है बेचा जाता है या तो जिसका मार्केटिंग किया जाता है कॉल के रूप में, वैसे सारे कार्बोनेशियस मटेरियल यानी कि कार्बनिक पदार्थ को हम क्या कहेंगे, कॉल कहेंगे। तो कॉल क्या है ये तो हम लोग जानते हैं। तो कॉल के अलावा एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट के अलावा वो सारा कार्बोनेशियस मटेरियल जिसको सोल्ड करता है कंपनी या मार्केट करता है जिसको कॉल के रूप में, वो सारा चीज़ को कॉल माना जाता है। तो ये था कॉल का डिफिनेशन। अब हम आगे देखेंगे, आगे जो डिफिनेशन है उसके बारे में देखेंगे। आगे जो डिफिनेशन है हमारा वो है कॉल माइन मीथेन। कॉल माइन मीथेन यानी कि CMM, ये कॉल माइन मीथेन है CMM। इसका शॉर्ट फॉर्म याद रखिए, शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म दोनों याद रखिएगा। कॉल माइन मीथेन को CMM कहा जाता है। इससे पहले हम पढ़े थे एबंडेंट माइन मीथेन, जो कि सबसे पहला डेफिनेशन था। अभी ये जो डेफिनेशन है वो हम पढ़ेंगे कॉल माइन मीथेन के बारे में, कि दोनों तो मीथेन ही है, एक है एबंडेंट माइन मीथेन, एक है कॉल माइन मीथेन। एक था एबंडेंट माइन मीथेन AMAM, एबंडेंट, ये एबंडेंट माइन से निकाला जाता था, इसलिए इसको एबंडेंट माइन मीथेन कहते हैं। लेकिन ये एबंडेंट माइन से नहीं निकाला जाता है, इसलिए इसको कॉल माइन मीथेन कहते हैं। अगर कोई बंद खदान से अगर मीथेन गैस निकाला जा रहा है तो उसको एबंडेंट माइन मीथेन कहेंगे। लेकिन अगर कोई वर्किंग माइन से या तो फिर वैसा माइन जो टेम्प्ररी बंद है, जो गैस के कारण टेम्प्ररी, बहुत सारा माइंस होता है जो बहुत सारा गैस मिलने के कारण या तो फिर वाटर डिवाटरिंग का काम हो रहा है उसके कारण, तो कुछ खदान क्या होता है बंद होता है। तो वैसे माइंस जो पूरी तरह से जो परमानेंट रूप से बंद नहीं है, उस तरह के माइन से अगर कोई मीथेन निकाला जा रहा है तो उसको हम कहेंगे कॉल माइन मीथेन। अब डिफिनेशन इसको देखते हैं, डिफिनेशन क्या है। डिफिनेशन इसका है कॉल माइन मीथेन्स मीन्स द नेचुरल गैस रिकवर फ्रॉम द कॉल माइंस और पार्ट देयरऑफ। तो वैसा नेचुरल गैस जिसको रिकवर किया जा रहा है यानी जिसको निकाला जा रहा है फ्रॉम कॉल माइन से या उसका पार्ट से, तो वैसा कोई भी मीथेन गैस जिसको कोल माइन से निकाला जा रहा है या उसका पार्ट से निकाला जा रहा है तो उसको कोल माइन मीथेन कहेंगे। लेकिन यही वही अगर माइन बंद रहेगा, एबंडेंट रहेगा, तो उस तरह से के माइन से अगर मीथेन गैस निकाला जाएगा तो उसको हम कहेंगे एबंडेंट माइन मीथेन। तो ये था कुछ डिफिनेशन जिसके बारे में हमने चर्चा किया। वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का डिफिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे। आप अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे कि
आगे जब मैं इसका डिफिनीशन के बारे में आगे जब डिस्कस करूँगा ताकि तब आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए। इसमें हम डिस्कस किए और डिस्कशन के साथ में जो हमने किया वो सबसे इम्पोर्टेंट की पॉइंट वाइज डिस्कशन हम लोगों ने किया। एक एक पॉइंट जो है अभी तक का जितना भी हमने रेगुलेशन में डिस्कस किया उसमें एक एक पॉइंट के बारे में चर्चा की है, जिसमें आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न अगर होता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो आगे बने रहिएगा चैनल पे, और आगे इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो अपना ख्याल रखें। जय हिंद।